सुप्रभात। रस की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने अस्थायी भाव और विभाव की चर्चा की थी। आज हम लोग अनुभाव पर चर्चा करेंगे, जहां विभाव कारण था जिसे हम स्थितियां या परिस्थितियां कह रहे थे, यानी घटनाएं कह रहे थे। अस्थायी भाव क्या था? जो भाव मन में पूर्व से ही विद्यमान थे, यानी जो पूर्व से ही हमारे मन में मौजूद हो, जो किसी कारण से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और जब उत्पन्न होते तो हम उसे क्या करते हैं, महसूस या अनुभव करते हैं। तो जो महसूस या अनुभव करने की जो प्रक्रिया है हमारी, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि बिना किसी कारण के, बिना किसी घटना के, बिना किसी स्थिति या बिना किसी परिस्थिति के हम मनुष्य मात्र क्या कुछ भी अनुभव या महसूस कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। कैसे संभव है यह? अगर मान लीजिए अनायास ही कोई व्यक्ति अगर हंस भी रहा है या उदास भी हो जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह या कारण जरूर होती है। हो सकता है कि अचानक उसने अपने जीवन के कुछ सुखद क्षणों या अच्छे समय को याद किया हो, जिसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट या खुशी के भाव नजर आ रहे थे। अगर उदास की स्थिति में है, किसी प्रकार की सिकन उसके चेहरे पर नजर आती है, तो इसका अर्थ यह है कि वह किसी अपने दुखद या बुरे दिनों को याद किया है, या आने वाले किसी समस्या से वो घबराया हुआ है। तो कारण हर स्थिति में एक न एक कुछ होगा ही। तो था विभाव। और जब हम उसे अनुभव करते हैं, अब ये अनुभव करने की स्थिति है यहाँ पर, यानी महसूस करने की स्थिति है। देखिए यहाँ पे कहा ही गया है, अनुभाव भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। यानी जो भावनाएं हैं उसको जब हम बोध करते हैं, अर्थात जब महसूस करते हैं, तब जाकर वह अनुभाव कहलाते हैं। यानी यहाँ भावनाओं का होना आवश्यक है कारण के रूप में, जिसे हमें अनुभव करना होगा। आगे देखिए फिर कहा गया है कि रसानुभूति में विभाव कारण है, जिसपे मैं अभी चर्चा कर रहा था आप लोगों के सामने, कि रसानुभूति में विभाव कारण रूप है, तो अनुभाव जो है वह कार्य रूप होते हैं। अनुभाव क्या है? कार्य रूप होते हैं। कार्य का अर्थ क्या होता है? काम करना। मैंने उस कारण से मान लीजिए कि अगर आप लोग अभी पढ़ना लिखना शुरू किए हैं या पढ़ लिख रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई एक तो लक्ष्य है, आपने एक सपने देख रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए। तो प्रत्येक घटनाक्रम को आप इस स्थितियों से जोड़कर देख लीजिए। आपके सुबह उठने से लेकर रात में सोने से पूर्व, या सोने और उठने की प्रक्रिया को भी आप लोग इस घटनाक्रम में ला सकते हैं। प्रत्येक कार्य जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही होगा। रात में सोते क्यों हैं हम लोग, सुबह उठते क्यों हम लोग, फिर ये जो प्रतिदिन की हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो जीवन शैली है, क्या है? आपको लगता है कि इनके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, अनायास ही हम लोग करते हैं? उत्तर एक ही होगा, नहीं। सबके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है। तो इसीलिए यहाँ पे अनुभव के बारे में कहा जा रहा है कि रसानुभूति में विभाव कारण रूप है, तो अनुभाव क्या है? कार्य रूप होते हैं। अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभव कहलाते हैं। अब जाकर चीजें और स्पष्ट हो गई होंगी आपके सामने कि अनुभव कराने के कारण, यानी वो अनुभव करने के कारण ही अनुभव कहलाते हैं।
कुछ ऐसे अपवाद घटनाएं आपको मिल जाएंगे, मनुष्य भी मिल जाएंगे। जैसे हम लोग कहावत करते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई। अब भैंस के सामने हम लोग जितने भी मधुर धुन में क्यों नहीं बीन बजाए, उसकी ध्वनि कितनी भी मनमोहक क्यों न हो, भैंस तो उस धुन के बारे में नहीं जानती है, तो कोई लाभ है? तो यहां पर यह तभी सटीक है, तभी सार्थक है जब इसका अनुभव हम लोगों के द्वारा किया जाए तब। तो वो अपवाद की घटना है, या अपवाद के संदर्भ में इस विषय को हम देख सकते हैं। इसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी दिया। दो समाज में एक प्रचलित कहावत है, कई बार ऐसी स्थितियां देखने को आपको मिल सकती है कि सर हम लोग तो कितना समझाते हैं, कितना करते हैं, कोई समझता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, उसके ऊपर सर कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं सर, जैसे लगता है वो पत्थर का बना हुआ है। तो हो सकता है ऐसे अपवाद के रूप में से कुछ मनुष्य हो सकते हैं। अनुभव के 4 भेद किए गए हैं। देखिए, आंगिक या कायिक अनुभव, दूसरा है वाचिक अनुभव, तीसरा है सात्विक अनुभव और चौथा है आहार्य अनुभव। तो पहला जैसे ही एक भेद देख रहे हैं हम, आंगिक या कायिक अनुभव। आंगिक माने अंग, शरीर के अंग, यानी शरीर के अंगों के द्वारा जो भी चेष्टाएं या जो भी प्रयास जो भी कुछ किए जाते हैं वह कहलाता है कायिक अनुभव। दूसरा है वाचिक अनुभव, माने यहां पर क्या होता है, वाणी के द्वारा जब हम अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं, चाहे वो सुखद स्थितियां हो या दुखद स्थितियां हो, जिन भी स्थितियों से उसका संबंध क्यों ना हो, जब हम बोलकर, वाणी माने बोलकर जब व्यक्त करते हैं तब जाकर होता है वाचिक अनुभव। यानी वाणी के द्वारा मनोभावों की व्यक्ति जो है इसमें होती है, इसे हम वाणिक अनुभव भी कर सकते हैं या वाचिक अनुभव भी कर सकते हैं या मानसिक अनुभव करते हैं, यानी मन में हमारी जो चीजें उसको बोलकर हम व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा है सात्विक अनुभव। तो जैसे देख ही रहे शब्द में ही छिपा हुआ है सात्विक, माने यह क्या होता है, मनुष्य के अंतःकरण की वास्तविक दशा होती है इस अनुभव में। कई बार कहा जाता है ना कि बोली एक अमोल है, जे कि बोल जान कि तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी बोली एक ऐसी अभिव्यक्ति का साधन या माध्यम है जिसे बोलने से पूर्व क्या करना चाहिए, हमें उसको अपने हृदय की तराजू पर अच्छी तरह से तौल लेना चाहिए। तौल लेना चाहिए माने जांच परख लेना चाहिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे किसी को कोई मानसिक आघात तो नहीं पहुंचेगा, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ या कष्ट तो नहीं होगा, तब जाकर बोलना चाहिए। तो यहां पर सात्विक अनुभव यही क्या होता है कि अंतःकरण की वास्तविक दशा होती है, यानी क्या होता है, सत्व से उत्पन्न होने के कारण इनको सात्विक कहा जाता है। और यहाँ पे सात्विक में क्या होता है, देखिएगा कि यहाँ पे मनुष्य क्या हो रहा है ना, तो शरीर की गतिविधियों से उसको अभिव्यक्त कर रहा है और न ही वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। मान लीजिए यहां पर क्या होता है कि अचानक आपके सामने कोई एक विकराल जानवर या एक भयावह दृश्य उपस्थित हो गया। उस समय स्थिति आपकी क्या होती है, देखिएगा थर 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 कांपने लगते हैं हम लोग, कांपते हैं। तो यहां पर क्या होगा, या मान लीजिए अचानक क्या होता, बड़ा सा एक सांप देख लिया आपने, क्या निकलता है, अचानक बोल देते हैं हम लोग सांप, नहीं, वहां पे भंगी में क्या होती, सांप, तब जाके ऐसा आवाज निकलती है। इस घटना के क्रम में आप लोग याद कीजिए तो किस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है ये प्रश्न, चलिए याद कीजिए। याद करने के लिए मैंने कहा क्योंकि इस विषय पर मैंने ही आप लोगों से चर्चा की है और पाठ का नाम है माता का अंचल। वहां पर रचनाकार क्या होता है, लेखक स्वयं जो है वो क्या करते हैं, जब वहां डर कर जब आकर मां के आंचल में, इसीलिए देखिए उसका शीर्षक ही दिया गया माता का अंचल,
पिता कितने भी समय उनके साथ बिताए हो, कितने भी उनके साथ खेले कूदे हो, लेकिन पिता की गोद में वो नहीं जाते हैं। अब बोलते समय क्या होता है देखिएगा, इसी तरह उनके मुंह से ध्वनि निकली थी, रचनाकार के मुंह से। क्या होता है, कई बार पसीना पूरा आने लगता है, पसीने से हम लोग लथपथ हो जाते हैं। क्या होता है, कई बार देखिएगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जो रोए हैं। ये सब जहां पे स्थितियां होती है उसी को कहते हैं हम सात्विक अनुभव। तो इसमें कई भेद है, जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, बेकुत है, स्वरभंग है, वैवड़ी है, अश्रु है और प्रलय है। कई बार आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कहते ना कि सदमा लग गया, तो सदमा में देखिएगा आंसू भी नहीं निकलते। देखिएगा आंसू जो है ना दोनों स्थितियों में निकलते हैं, दुखद स्थिति में भी निकलते हैं, सुखद स्थिति में भी निकलते हैं। जब इंसान बहुत खुश हो जाता है तो भी देखिएगा आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो ये सारी जो घटनाक्रम है ये सात्विक अनुभव से जुड़े हुए हैं। यह मन की अंतर्दशा होती है। मनुष्य वहां क्या होता है, न तो शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है और न ही वाणी के माध्यम से। अगर जैसे अगर वाणी के माध्यम से आप लोगों ने अभिव्यक्त कर दिया तब तो वो आ गया आपका वाचिक अनुभव के अंतर्गत। चौथा है आहार्य अनुभव, यानी इसमें क्या होता है, नायक नायिका के द्वारा पात्रानुसार जो होता है, वेशभूषा जो है या अलंकरण जो होता है कि धारण करने के कारण अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थित कराना जो होता है, ये आहार्य अनुभव कहलाता है, यानी बाहरी स्थितियों के अनुसार। यानी यहां पर क्यों बोला गया है कि वेशभूषा, देखिएगा कई बार किसी को हम लोग जब नए वेशभूषा में या एक बाकी जो परंपरा के नाम पे जो चीजें चल रही हैं उसके अलावा जब किसी एक वेशभूषा में हम देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आहार, यानी वो बाहरी एक स्थिति होती है या परिस्थिति होती है जिसके कारण ये भाव मन में उत्पन्न होते हैं। यानी यहां पर कारण क्या होता है, वो बाहरी आकर्षण या बाहरी रूप सौंदर्य या बाहरी स्थितियां या बाहरी परिस्थितियां, जिसके कारण ऐसी स्थिति हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो इसके लिए जो 4 भेद है, अभी मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं, बाद में सभी बिंदुओं के आधार पे ये भी आप लोग लिख लीजिए, बाद में इसको मैं और विस्तार से आप लोगों को लिखा दूंगा। रस के प्रश्न उत्तर में आप लोगों को इसलिए लिखा दूंगा कि इसको सबसे पहले जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि किन स्थितियों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण रस जो है उत्पन्न होता है। रस सामान्य तो उत्पन्न नहीं हो जाता है, इस कई स्थितियों से गुजरने के बाद, इसीलिए बोला जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचारी या व्यभिचारी भाव, यानी अस्थाई भाव पढ़ा हम लोगों ने, फिर पढ़ा विभाव पढ़ा, फिर उसको हम लोगों ने अनुभव कर लिया। अब वो अनुभव क्या होगा, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में संचरित होगा। अब देखना होगा कि वो अभिव्यक्त किस रूप में होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम कैसा होता है, उसका संबंध किन अस्थाई भावों से है। जब वो उस रूप में अभिव्यक्त होगा तब जाकर कहलाता है रस। तो अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे संचारी या व्यभिचारी भाव को। धन्यवाद।